एपिसोड 78 टू 80। आरजू डर के कारण अपने दोनों पैरों को यक्षांश के कमर के चारों तरफ लपेट लिया और अपने हाथों का घेरा बनाकर उसके गले को कसकर पकड़ लिया। डर कर कांपते हुए आरजू ने अपने चेहरे को भी यक्षांश के गले में छुपा लिया था और डरते हुए चिल्लाकर बोल रही थी, आह, प्लीज प्लीज बचाइए, मैं कॉकरोच से बहुत डरती हूँ। ये कहते हुए आरजू हल्का हल्का कांप रही थी। वही यक्षांश आरजू को अपने इतने करीब महसूस कर उसकी भी हालत खराब हो रही थी। पर आरजू के बार बार यही बोलना कि इसे यहाँ से हटाइए, उसे यहाँ से हटाइए, मुझे इससे बहुत डर लगता है। यक्षांश को बहुत हंसी आ रही थी और साथ ही साथ वो अपनी जगह पर ही खड़ा था और ना हिल रहा था और ना ही बेड पर पड़े कॉकरोच को हटा रहा था। ये देखकर आरजू तुरंत अपने चेहरे को यक्षांश के गले में से निकाली और एक नजर बेड पर देखी जहां अभी भी कॉकरोच था। आरजू को ऐसा लगा जैसे वो कॉकरोच उसे ही देख रहा है। वो और भी बुरी तरह से डर गई। फिर आरजू और भी ज्यादा कसकर यक्षांश को पकड़ लिया। यक्षांश तुरंत बोला, पर मैं तो खुद ही उससे बहुत डरता हूँ। मैं कैसे उससे भगाऊं? ये सुनकर आरजू चौंक कर बोली, आप एक लड़का होकर कैसे डर सकते हैं? कुछ तो शर्म कीजिए और प्लीज इसे जल्दी से हटाइए यहाँ से। यक्षांश आरजू को अपनी गोद में लिए बेड की तरफ बढ़ गया। ये देख आरजू छटपटाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। लेकिन यक्षांश आरजू को उसी तरह गोद में लिए बेड के बिल्कुल पास पहुंचा। अक्षांश आरजू को लिए बेड की तरफ झुकने लगा। ये देखकर आरजू यक्षांश को कसकर पकड़ ली और रोते हुए बोलने लगी, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज ये मुझे काट लेगा। तभी यक्षांश आरजू को कॉकरोच की तरफ देखने का इशारा किया। आरजू मना कर रही थी। अचानक ही आरजू की नजर यक्षांश के चेहरे पर गई जो अभी मुस्कुरा रहा था। आरजू यक्षांश को इसी तरह से मुस्कुराते हुए देखकर थोड़ा चौंक गई। तभी उसकी नजर बेड पर गई। वो खुद से बोली, ये कॉकरोच तो अभी भी वहीं अपने जगह पर ही है। ये वहां से गया क्यों नहीं? आरजू अभी ये सब सोच रही थी कि यक्षांश एकदम से नीचे झुका और उसने कॉकरोच को अपने हाथ में लिया। फिर आरजू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, देखो वाइफी इसे। आरजू डर से कांपते हुए बोली, नहीं प्लीज प्लीज दूर रखिए इसे, मुझे इसे नहीं देखना है। तभी यक्षांश उस कॉकरोच को आरजू के हाथ पर रख दिया। आरजू अभी चिल्लाने वाली थी कि तभी यक्षांश ने उसे चुप कराते हुए बोला, ध्यान से देखो वाइफी इसे कितना प्यारा है। आरजू उस कॉकरोच को अपनी जगह से ना हिलते हुए देख रही थी। ये देख वो चौंक गई। अचानक ही यक्षांश उस कॉकरोच को उठाया और उसे अपने मुट्ठी में मरोड़ने लगा। ये देखकर आरजू फिर से चौंक गई। तभी यक्षांश हंसते हुए बोला, वाइफी तुम अब भी नहीं समझी। आरजू अभी भी कंफ्यूज भरी नजरों से देख रही थी। ये देख यक्षांश आरजू से बोला, ओ माय सिली वाइफ, ये कॉकरोच रियल नहीं है, ये प्लास्टिक का एक खिलौना है। आरजू तो जैसे यक्षांश की बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे? अक्षांश अभी भी मुस्कुरा रहा था। ये देखकर आरजू मुंह बनाकर बोली, आपको पता भी है आपने मुझे कितना डरा दिया है? आपने ऐसा क्यों किया? आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। ये कहते हुए आरजू अपने हाथों का मुट्ठी बनाकर यक्षांश के सीने पर मारने लगी। यक्षांश आरजू के ऐसा करने पर हंसते हुए बोला, मैं झूठ बोल रहा था या तुम? वाइफी कौन किसके साथ झूठ बोल रहा था? अब ये भी क्या मुझे ही बताना पड़ेगा? आरजू यक्षांश की बात सुनी तो उसने अपने चेहरे को नीचे झुका दिया।
अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और ना ही कोई रिएक्ट कर पा रही थी। अब वो क्या ही वह बोलती। उसकी तो सारी प्लानिंग फेल हो गई थी। उसके स्मार्ट हस्बैंड ने 2 ही मिनट में उसके झूठ को पकड़ लिया था। आरजू की अब हिम्मत नहीं थी कि वो यक्षांश से कुछ बोल भी पाए। वहीं यक्षांश आरजू की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी ये तुमने ठीक नहीं किया। अपने हस्बैंड को बेवकूफ बनाया, उससे झूठ बोला। तुमने गलती की है तो अब इसकी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। आरजू जैसे ही पनिशमेंट वर्ड सुनी तो वो एक बार फिर से डर गई। तभी यक्षांश उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और बिना वक्त गवाए उसके होठों को अपने होठों के बीच कैप्चर कर लिया। यक्षांश के अचानक ऐसा करने से आरजू घबरा गई। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, जबकि यक्षांश उसके बालों में अपने हाथ डाल उसके चेहरे को अपने तरफ कर उसके होठों को कसकर दबोचे हुए था। अक्षांश बहुत ही फोर्सफुली आरजू के लिप्स पर किस कर रहा था। आरजू अब चाहकर भी यक्षांश को दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस बार गलती उसकी थी और यक्षांश अपने किस के जरिए आरजू पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। क्योंकि यक्षांश को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था और आरजू ने तो आज उसे बेवकूफ बनाया था। यक्षांश को यही लग रहा था कि आज आरजू उसके करीब नहीं आना चाहती। क्या उसका आरजू के करीब आना उसे पसंद नहीं है? ये सब कुछ सोचते हुए यक्षांश आरजू के होठों पर अपने होठों से दबाव बनाए जा रहा था। अचानक ही आरजू अक्षांश को किस में उसका साथ देने लगी और उसके हाथ अक्षांश के बालों में घूमने लगे। जैसे ही यक्षांश ने ये महसूस किया उसे अब लगने लगा कि शायद वो गलत सोच रहा था। जैसा वो सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद उसकी वाइफ थोड़ी डरी हुई थी और वैसे भी उसकी वाइफ तो अभी बहुत ही छोटी है, तो उसका डरना अपनी जगह सही है। ये सब सोचकर यक्षांश सब बड़े ही प्यार से आरजू के लिप्स पर किस करने लगा। एक लंबी किस के बाद यक्षांश आरजू के होठों को आजाद किया। यक्षांश अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए आरजू को देख रहा था। वही आरजू यक्षांश के सामने अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए थी। तभी वो कुछ सोचते हुए बोली, अभिनव भाई कहाँ है? वो भी आपके साथ गए थे ना? क्या वो भी आ गए? रुकिए मैं अभी अभिनव को देख कर आती हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत यक्षांश के ऊपर से नीचे उतर गई और जल्दी से जाने लगी। तभी यक्षांश पीछे से आरजू को पकड़कर उसे रोकते हुए उसके कानों में अपने गर्म सांसें छोड़ते हुए बहुत ही मदहोशी भरी आवाज में बोला, तुम बस अपने हबी पर ध्यान दो, उसको देखो और उसको बहुत सारा प्यार करो। इस तरह से यक्षांश के बोलने पर आरजू की हार्टबीट अचानक से बहुत तेज चलने लगते हैं। उसका पूरा चेहरा अब लाल होने लगा था। वो अब खुद को यक्षांश से छुड़ाकर कहीं दूर भाग जाना चाह रही थी, पर यक्षांश उसे आज छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। यक्षांश ने आरजू के लाल पड़ गए चेहरे को देखकर उसके पेट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। यक्षांश के ऐसा करते ही आरजू बिल्कुल कांप सी गई और उसके हाथ अपने आप यक्षांश के हाथों पर कस गए। ये देखते ही यक्षांश धीरे से आरजू के कंधे पर अपने होंठ रख दिया। यक्षांश के किस को महसूस कर आरजू ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज उन दोनों के मन में ही एक अलग से एहसास जग रहे थे। आरजू भी आज यक्षांश की बाहों में कहीं खोसी जाना चाह रही थी। उसे यक्षांश के करीब आने से डर भी लग रहा था और अंदर ही अंदर उसे अच्छा भी महसूस हो रहा था। दोनों के मन में इस वक्त एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। यक्षांश ने धीरे से आरजू को उसके कंधे से पकड़कर अपनी तरफ किया, फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके नर्म मुलायम गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल होठों पर अपने सख्त गरम होठों को रख दिए।
यक्षांश आरजू के बॉडी से आ रही खुशबू से मदहोश होकर उसे पीछे से पकड़े हुए खड़ा रहता है। वो धीरे से आरजू के कंधे पर अपने होठ रख उसे चुम लेता है। ऐसा होते ही आरजू अपने हाथ को यक्षांश के हाथ पर रख लेती है और उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। आरजू की धड़कनों की रफ्तार बढ़ने लगती है। जैसे जैसे यक्षांश के होठ परी के कंधे और उसके गर्दन पर फिराते जा रहे थे, वैसे वैसे धीरे धीरे आरजू का चेहरा पूरा लाल होने लगता है। यक्षांश आरजू को उसके कंधे से पकड़कर सामने की तरफ करता है, तो वो देखता है कि आरजू की आंखें बंद हैं और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया है। ये देखते ही यक्षांश खुद को रोक नहीं पाता और वो एक बार आरजू के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे मुलायम होठों को देखता है तो उसका गला सूखने लगता है। वो तुरंत आरजू को उसके कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब करता है, फिर अपने गर्म होठों को आरजू के ठंडे होठों पर रख देता है। यक्षांश पहले आरजू के होठों पर बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था, पर कुछ ही देर में वो वाइल्ड हो जाता है और वो उसके निचले होठ को अपने दोनों होठों के बीच कर उसके होठों को चूसने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे आज यक्षांश आरजू के होठों को चूमकर अपनी पूरी प्यास बुझा लेना चाहता है। आरजू के होठ परी के लिए एक नशा का काम करता है और ये उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा नशा के समान है। यक्षांश तब तक आरजू के होठों को नहीं छोड़ता जब तक आरजू को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होने लगती। जब आरजू को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो यक्षांश आरजू के होठों को छोड़ उसके गर्दन में अपने सिर को छिपा लेता है। आरजू यक्षांश के छोड़ते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। कुछ ही देर बाद यक्षांश आरजू को एक झटके में उसे उसके कमर से पकड़कर गोद में उठा लेता है। फिर वो उसे लेकर बेड तक जाता है और उसे बहुत ही आराम से किसी मोम की गुड़िया की तरह बेड पर लेटा देता है और फिर तुरंत ही खुद उसके ऊपर आ जाता है। यक्षांश आरजू की मासूम और सुंदर से चेहरे की तरफ देखता है, जिसका चेहरा पूरा लाल हो गया था और आरजू ने इस वक्त शर्म के कारण अपनी पलकें भी झुकाई हुई थी। ये देख यक्षांश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो एक बार फिर से आरजू के होठों पर अपने होठ रख उसे बेतहाशा चूमने लगता है। इस बीच यक्षांश का एक हाथ आरजू के पूरे शरीर पर चल रहे थे। आरजू ने पूर्वी के कहने पर एक रेड कलर की सिल्क की नाइटी पहन रखा था, जिसमें उसका गोरा रंग और भी खिल रहा था। यक्षांश आरजू के होठों से होते हुए आरजू के गर्दन तक आ जाता है और उसे बेहद ही संजीदगी से चूमने लगता है। आरजू भी मदहोश होने लगी थी। उसके हाथ यक्षांश के बालों पर चल रहे थे। यक्षांश आरजू के ऐसा करने से और बेकाबू हो जाता है। वो अपने एक हाथ को आरजू के बैक पर रखकर धीरे से उसकी नाइटी के चेन को खोलने लगता है। यक्षांश अभी थोड़ा सा चेन खोल उसके नाइटी को कंधे से थोड़ा नीचे करता है और उसके कॉलरबोन को बेतहाशा चूमने लगता है। तभी आरजू के मुंह से एक आह निकला, क्योंकि यक्षांश ने आरजू के कॉलरबोन पर बाइट कर दिया था। आरजू के मुंह से आह की आवाज सुनकर यक्षांश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। आरजू ने इस वक्त बेडशीट को कस के पकड़ा हुआ था। यक्षांश ने ये देख उसके हाथ से बेडशीट छुड़ाकर उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर उसे बेड पर पुश कर दिया। यक्षांश आरजू के पूरे चेहरे को बड़े ही शिद्दत से चूमे जा रहा था। आज वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आरजू के खूबसूरत चेहरे में वो कहीं खो सा गया था। वो दोनों आज बस एक दूसरे में खोते जा रहे थे। तभी अचानक ही हर बार की तरह दो प्यार करने वाले दुश्मन ने उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। आई थिंक आप सभी समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं आप सभी को बताती हूँ।
अचानक से यक्षांश का मोबाइल बजने लगा। यक्षांश और आरजू दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। तो वो पहले तो उसने इग्नोर कर दिया और पूरा रिंग बजकर कॉल कट गया। पर थोड़ी ही देर बाद जब दोबारा फोन रिंग किया तो यक्षांश, जो कि पूरी तरह से इरिटेट हो गया, फिर वो एक नजर आरजू के चेहरे की तरफ देखा तो वो पूरा चेहरा अभी भी लाल था और उसने अपनी आंखों को बंद किए हुए था। यक्षांश ने खुद को कंट्रोल किया और अपने फोन को देखा। पहले तो उसे फोन करने वाले पर बहुत गुस्सा आया, पर जब उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो वो धीरे से आरजू के ऊपर से उठा और वो अपने फोन को लेकर सीधे बालकनी में चला गया। फिर बालकनी में पहुंचकर यक्षांश ने कॉल पिक किया। हाँ, बोलो, क्या जरूरी बात थी जो इतनी रात को कॉल किया है? यक्षांश ने कॉल पिक करते ही सामने वाले के कुछ बोलने से पहले ही अपने कोल्ड वॉयस में पूछा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर यक्षांश का चेहरा सर्द हो गया। उसके पकड़ फोन पर कस गए। वो अपने गुस्से भरी आवाज में बोला, हाउ कैन डू दिस? तुम सबसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? ये बोलते हुए यक्षांश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। यक्षांश कुछ देर बाद बालकनी में से रूम में आया तो उसकी नजर बेड पर गई तो वो एक पल के लिए चौंक गया। वो अपनी आंखें छोटी कर बेड को घूर कर देखने लगा। बेड पर आरजू अब तक सो गई थी। यहाँ तक यक्षांश उसे जिस तरह से छोड़ कर गया था वो वैसे ही सो गई थी। उसने खुद के कपड़ों को भी ठीक नहीं किया था। ये देख अचानक से यक्षांश के होठों पर एक स्माइल आ गए। यक्षांश उसी तरह से स्माइल करते हुए बेड पर गया और आरजू के बिल्कुल बगल में लेट गया। फिर तुरंत अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर आरजू को उसके कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। फिर तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया और नीचे झुककर आरजू के पतले होठों पर किस करते हुए बोला, गुड नाइट वाइफी। आज तो हमारा मिलन अधूरा रह गया, पर कल हमारा पूरा मिलन होगा। ये कहते हुए यक्षांश मुस्कुरा उठा, फिर अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ विक्रम आज अपने दोस्तों के बुलाने पर उनसे मिलने क्लब गया था। जैसे वह क्लब में इंटर किया, उसके सारे फ्रेंड जो कि एक रूम बुक किए हुए थे उसे वहां बुला लिए। वो उस रूम में पहुंचा तो वो सब विक्रम को देखकर खुशी से बोले, कैसा है तू? आजा जल्दी यहाँ बैठ, इतने दिनों से तो तू हम लोगों को भूल ही गया है। विक्रम अपने दोस्तों से जाकर मिला और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं यार, कुछ जरूरी काम में फंसा हुआ था, इसलिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बड़ी मुश्किल से आज टाइम निकाला हूँ। मैंने सोच लिया था कि आज सारे काम बाद में करूँगा, पहले अपने दोस्तों से मिलूंगा। विक्रम की बात सुन उसका एक दोस्त बोला, हाँ अच्छा किया, कभी कभी दोस्तों के लिए भी टाइम निकाल दे यार। तभी एक दूसरा दोस्त बोला, लेकिन विक्रम तू ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो इतना बिजी है? हाँ, माना कि तू भी रावत अंपायर में काम करता है, पर वहाँ का प्रेसिडेंट तो तेरा बड़ा भाई एकांश रावत है ना? क्या वह तुझसे बहुत काम लेता है? विक्रम ने जब ये सुना तो उसे पहले गुस्सा तो बहुत आया, पर वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं, वह मुझे सारा काम क्यों कराएगा? जो जरूरी काम है मैं उतना ही करता हूँ और मेरे अपने भी बहुत से काम है, मैं उनमें बिजी रहता हूँ। भले ही यक्षांश को रावत अंपायर का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, पर अभी भी मेरा वहाँ पर उतना ही वैल्यू है जितना पहले था। मैं भी अनामिका रावत का ही पोता हूँ, तो जितना अक्षांश का हक है उतना ही मेरा भी। ये सुन उसके सारे दोस्त तुरंत बोले, हाँ हाँ हमें पता है तेरा भी पूरा हक है। वो सभी समझ गए थे कि
विक्रम को गुस्सा आ रहा है और वह सब विक्रम के गुस्से को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उसे गुस्सा आ जाता है तो फिर वह शांत नहीं रहता। लेकिन उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त बोला, यार कुछ भी कहो, प्रेसिडेंट तो यक्षांश रावत ही है। कमाल का है, वह बंदा दिखने में भी इतना स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग है और ऊपर से उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, लड़कियां तो उसकी दीवानी हो गई है। विक्रम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसका वह दोस्त आगे बोला, चाहे कुछ भी कोई कहे पर उसकी टक्कर का कोई भी नहीं। मेरी सिस्टर ने तो जब उसे पहली बार पार्टी में देखा तभी से वो उसकी दीवानी हो गई है। पर अब सुनने में आ रहा है कि कहीं उसकी शादी हो गई है। क्या ये सच है? अब विक्रम, जो कि गुस्से से वखरा गया था, उसे अपने दोस्त की कही बातें बहुत बुरी लग रही थी। पर उसके पूछने पर वह बोला, हाँ, उसकी शादी हो गई है और उसकी एक वाइफ भी है। तभी वह दोस्त बोला, लेकिन यार अभी तो कुछ दिन पहले उसकी एंगेजमेंट कोई माहिरा खन्ना से हो रही थी। फिर अचानक से उसकी बीवी कहाँ से आ गई? अगर उसकी बीवी पहले से थी तो उसने एंगेजमेंट के लिए हाँ क्यों कहा? मुझे ना अमीर लोगों का कुछ भी पता ही नहीं चलता। विक्रम ने उसे घूर कर देखा तो वह हंसते हुए बोला, अरे मैं तो बस ऐसे ही। पर विक्रम का गुस्सा बढ़ गया था। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तभी उसके बाकी के दोस्त बोले, अरे विक्रम यार, छोड़ना उसे, वह तो ऐसी बेवकूफी भरी बातें करता रहता है। तू कब से उसकी बातों पर ध्यान देने लगा? छोड़ उसे, हम अपना ड्रिंक एंजॉय करते हैं। विक्रम उस दोस्त को घूर कर देखते हुए पास में रखे ग्लास को उठाया और उसे पीने लगा। तभी वह टेबल की तरफ देखते हुए बोला, एक बोतल में सब कैसे पिएंगे? उसके सारे दोस्त चुप हो गए। तभी विक्रम क्लब के मैनेजर को बुलाया और बोला, जल्दी से ड्रिंक भेजो। वह मैनेजर जाने लगा। तभी विक्रम का एक दोस्त बोला, और हाँ, साथ में एक लड़की भी भेज देना जो हमें ड्रिंक सर्व करेगी। विक्रम उसे घूर कर देखा तो उसके वह दोस्त हंसने लगे और हंसते हुए बोला, तू ऐसे क्यों देख रहा है? वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं एंजॉयमेंट किया नहीं, हमेशा बस काम काम करते हुए थक गए हैं। विक्रम अब कुछ नहीं बोला। कुछ देर में उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक लड़की ट्रॉली में ड्रिंक लिए रूम के अंदर आई। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी। उसने एक वेट्रेस की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसकी स्कर्ट थाई के ऊपर तक था और उसका टॉप इस तरह से था कि उसका हल्का हल्का बेली बटन दिख रहा था। उस लड़की ने अपनी नजरों को नीचे झुका रखा था। सारे लड़के उस लड़की को देखे तो उनके मन में हवस की भावना जाग उठी। वही विक्रम जैसे ही उसे लड़की को देखा तो वह हैरान हो गया और उसके मुंह से निकला, मुस्कान। जी हाँ, सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, मुस्कान थी। जैसे ही इस आवाज को मुस्कान सुनी तो वह अपने नजरों को ऊपर करके देखी और विक्रम को देख वह शर्म से अपनी नजर को नीचे झुका ली। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो विक्रम से नजर मिला ले। वही विक्रम मुस्कान को वहां देखकर गुस्से से आग बबूला हो उठा था। तभी उसकी नजर अपने दोस्तों पर गई, जो कि उसे ऊपर से लेकर नीचे तक अजीब नजरों से देखे जा रहे थे। ये सब विक्रम को और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी विक्रम के एक दोस्त ने मुस्कान की तरफ देखते हुए कहा, अरे यहाँ आओ, ड्रिंक हमें यहाँ सर्व करो, इतनी दूर से कोई ड्रिंक सर्व करता है? मुस्कान डरते हुए गिलास में ड्रिंक निकाली और उस दोस्त की तरफ बढ़ गई। विक्रम ये सब कुछ देखकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए बैठा था। तभी उसका दोस्त ड्रिंक पकड़ने की बजाय मुस्कान के हाथ को ही पकड़ लिया। ये देख मुस्कान डर गई और डर के कारण उसके हाथ से गिलास छूटने वाला था, पर उसने पकड़ लिया। वो एकदम से अपने हाथ को दूर करते हुए बोली,
यह आप क्या कर रहे हैं सर, छोड़िए मेरे हाथ को। विक्रम के दोस्त ने ये सुना तो एकदम से उसके हाथ को पकड़ अपने ऊपर खींच दिया, जिससे मुस्कान सीधे उसके गोद में चली गई। विक्रम का दोस्त उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, अरे कौन सा मैं कुछ नया कर रहा हूँ, ऐसे तो न जाने कितने लोगों ने तुम्हारे साथ यह सब किया होगा, फिर तुम मेरे सामने इस तरह से इतनी सती सावित्री क्यों बन रही हो। मुस्कान की आंखें नम हो गई थी। वो नम आंखों के साथ उसे लड़के की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे जैसा सोच रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ, मेरा अब न्यू यहाँ जॉब लगा है। मुझे अभी 2 ही दिन हुए हैं यहाँ। पर वह लड़का जब ये सुना तो हंसते हुए बोला, वाह, मतलब तुम अभी बिल्कुल नई हो, फ्रेश हो और फ्रेश माल को तो टच करने का मेरा पूरा हक बनता है। ये करते हुए विक्रम का वह दोस्त बड़े ही गंदे तरीके से मुस्कान के पूरे हाथ को टच करने लगा, जिससे मुस्कान की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर उसके दोस्त ने कसकर पकड़ लिया और बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं, अभी तो मैंने ड्रिंक चखा भी नहीं। ये कहते हुए वह मुस्कान के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम, जो कि यह सब कुछ देख रहा था, उसने गुस्से से अपने हाथों के मुट्ठी बना लिया। उसके पकड़ वाइन के गिलास पर कस गए थे। वहीं उसके सारे दोस्त हंस रहे थे। सभी यही कह रहे थे कि खुद चखने के बाद हमें भी चखाना मत भूलना। विक्रम, जो खुद को कंट्रोल किए हुए था, उसने जब देखा कि उसके दोस्त मुस्कान के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश कर रहा है, ये देखकर वह एकदम से उठकर चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो उसे। इस आवाज को सुनते ही उसके सारे दोस्त हैरान हो गए। सभी हैरानी से विक्रम की तरफ देखने लगे तो विक्रम अपने इस दोस्त को घूर कर देख रहा था, जिसने अभी मुस्कान को पकड़ रखा था। उसका दोस्त बोला, तू मुझे बोल रहा है छोड़ने के लिए, लगती क्या है ये तेरी, अरे ये सिर्फ एक मामूली सी वेट्रेस है, और ऐसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, किसी के भी बिस्तर पर सोने के लिए। और देख आज रात कैसे मैं इसे अपने बिस्तर पर ले जाता हूँ। इतना कहते हुए मुस्कान के गालों को कसकर पकड़ लिया। मुस्कान की आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। देखिए मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप जैसा सोच रहे मैं वैसे नहीं हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। पर विक्रम का वह दोस्त छोड़ ही नहीं रहा था। ये देखकर विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एकदम से वह गिलास को कसकर दबाया, जिससे ग्लास टूटकर उसके हाथों में चुभ गए। इस आवाज को सुनते ही सभी की नजर विक्रम पर चली गई। विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वह गुस्से में तमतमा उठा था। उसे इतने गुस्से में देख उसके सारे दोस्त डर गए। पर उसका वह दोस्त जो कि मुस्कान को पकड़े हुए था, उसे भी डर लग रहा था, लेकिन वो मुस्कान को पाना चाह रहा था। मुस्कान की खूबसूरती देख वो पागल हो गया था, इसलिए वह मुस्कान को छोड़ ही नहीं रहा था। वही उसके बाकी के दोस्त बोले, छोड़ दे उसे, जल्दी से छोड़ दे। तभी वह बोला, मैं क्यों छोड़ूं, और इस विक्रम के लिए क्यों छोड़ दूं? पहले जब इसके पास मिताली थी, कभी उसके करीब भी हमें नहीं जाने दिया और खुद मजे लिया, और देख क्या रहा है। खुद से छोड़कर न जाने कितनों के साथ रात बिताई है। और ये लड़कियां होती ही ऐसी है। इन्हें पैसे क्या दिया जाता है कि अपने जिस्म को कहीं भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। इनके जिस्म की नुमाइश लगाती है। अपने दोस्त की ऐसी बातें सुनकर विक्रम का तो खून खौल उठा था। वो उसकी तरफ गौर कर देखते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर, हर लड़की एक जैसे नहीं होती। और वह इस तरह की नहीं है, तुझे दिख नहीं रहा वह रो रही है।
अगर वह ऐसी होती तो अब तक रोती नहीं, बल्कि तेरे साथ कहीं भी जाने को तैयार हो जाती। ये कहने पर भी उसका दोस्त मुस्कान के चेहरे पर अपने हाथों को फिराते हुए बोला, आज रात मेरे साथ बिता लो। बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेगा, तैयार हो? अगर हाँ है तो मेरे साथ चलो। ये कहते हुए उसका दोस्त उठा और मुस्कान के हाथ को पकड़ लिया। मुस्कान खुद के हाथों को छुड़ाते हुए बोली, आप मुझे जैसा सोच रहे हैं मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। और छोड़िए मेरे हाथ को, मुझे आपके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी उसका दोस्त बोला, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? किस लिए हो यहाँ पर? पैसों के लिए, इस उम्मीद से कि शायद कोई अमीर मिल जाए, उसे तुम फंसा लो। मुस्कान ये सुनकर रोए जा रही थी। तभी विक्रम आगे आया और एकदम से अपने दोस्त को दूर धकेल दिया और मुस्कान को पकड़ कर बोला, तुम ठीक तो हो ना? मुस्कान विक्रम के ऐसे पकड़ने पर उसके सीने से लगकर फूट फूट कर होने लग गई। विक्रम बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। मुस्कान के आंसू विक्रम के गुस्से को भड़का रहे थे। विक्रम मुस्कान को शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम्हें और कोई भी तुम्हारे साथ कुछ जबरदस्ती नहीं करेगा। ये कहते हुए विक्रम घूर के अपने सारे दोस्तों की तरफ देखता है। उसके सारे दोस्त विक्रम को इस तरह से आज पहली बार देख रहे थे कि वो किसी लड़की की इतनी केयर कर रहा है। वही वह दोस्त जो कि मुस्कान को पाने के लिए पागल था। उसे तो विक्रम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह विक्रम की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, हाँ मुझे पता है तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ना, ताकि तू हमें भगाकर खुद इस लड़की के साथ मजे ले सके। इसीलिए तू हमें भगा रहा है। विक्रम जब अपने दोस्त की बात सुना तो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, समझ में आई बात? मुझे जिसे पाना होता है ना मैं सबके सामने खुलकर करता हूँ। मुझे कोई ड्रामा या दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है कि विक्रम रावत जो चाहे वह कर सकता है। वो जिसे भी चाहे उसे अपना बना सकता है, लेकिन उसमें उसे लड़की की मर्जी भी शामिल होती है, ना कि जबरदस्ती से। विक्रम की बात सुनकर उसके दोस्त को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में विक्रम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा कि तभी उसके बाकी के दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और बोले, तू पागल हो गया है? वो हमारा दोस्त है, तो अपने दोस्त से लड़ेगा? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चल यहाँ से। फिर विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, विक्रम हम चलते हैं, तुम इस लड़की को उसके घर छोड़ देना। ये कहते हुए उसके बाकी के सारे दोस्त उसे लड़के को अपने साथ लिए वहां से जाने लगे। मगर वह लड़का गुस्से से चिल्ला रहा था। उसे इस वक्त विक्रम पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुस्कान की खूबसूरती उसे पागल बना रही थी। वो बस मुस्कान को पाना चाह रहा था, लेकिन विक्रम इस तरह से उसे बोल रहा था कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो गुस्से में बड़बड़ाया, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। विक्रम, और हाँ रही बात इस लड़की की, तो इसे तो मैं अपने बिस्तर पर लेकर आऊंगा। मैं इसके पूरे जिस्म के साथ नहीं खेला तो मेरा नाम नरेश नहीं। वही विक्रम अपने सारे दोस्तों के जाने के बाद मुस्कान को चुप कराने लगा। मुस्कान उसके सीने से लगे लगातार रोए जा रही थी। तभी विक्रम उसकी आंखों से बाहरी आंसुओं को साफ किया और बड़े ही प्यार से उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, खुद को संभालो, अब तुम्हें कोई टच नहीं करेगा। और पहले मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो भी इतनी रात में। तुम हमेशा ऐसे काम क्यों करती हो, जो कि खतरे से भरा होता है? अगर आज मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन बचाता?
तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। मुस्कान ने रोते हुए विक्रम की तरफ देखी और बोली, आई एम सॉरी, पर मुझे पैसों की जरूरत थी और मेरी पुरानी जॉब छूट गई। इस कारण मुझे यहाँ जॉब करना पड़ा। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पर वेट्रेस के लिए वैकेंसी है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। ये कहते हुए वह बस रोए जा रही थी। तभी विक्रम ने उसे चुप कराया और बोला, अब तुम यहाँ जॉब नहीं करोगी, चलो। मुस्कान उससे रोते हुए बोली, पर फिर मैं अगर जॉब छोड़ दूंगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। फिर पैसे नहीं मिले तो आप तो जानते ही हैं। विक्रम ने उसे चुप कराया और एकदम से अपने गोद में उठा लिया। मुस्कान हैरान थी, लेकिन विक्रम उसे अपने गोद में लिए रूम से बाहर आ गया। विक्रम इस तरह मुस्कान को अपने गोद में उठाए रूम से बाहर लेकर आया। मुस्कान हैरान थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह विक्रम को रोकना चाह रही थी, पर विक्रम के चेहरे पर गुस्से को देख उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे रोक सके। वही क्लब का मैनेजर जैसे ही मुस्कान को इस तरह से विक्रम के साथ जाते देखा, तो वह तुरंत आया और बोला, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? अभी तुम्हारा काम भी करना बाकी है। फिर उसकी नजर विक्रम पर गई, तो वह विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी सर, क्या इसने कुछ गलती की है? अगर इससे कुछ गलती हुई है तो मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ, पर आप इसे इतना पनिशमेंट मत दीजिए, बेचारी गरीब घर की है और परेशान है। विक्रम उस मैनेजर की तरफ देखते हुए अपने सर्द आवाज में बोला, इसने जो गलती की है उसके पनिशमेंट तो मैं इसे देकर ही रहूंगा। पर हाँ, अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना शायद तुम्हें भी पनिशमेंट मिल जाए। वह मैनेजर डर से कांप उठा क्योंकि विक्रम का चेहरा इस वक्त गुस्से से पूरा लाल था। इसलिए वह एक बार फिर से धीमी आवाज में बोला, सॉरी सर, पर आप इस लड़की को माफ कर दीजिए। विक्रम ने उसे जलती हुई निगाहों से देखा और बोला, लगता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है, राइट? अगर ऐसा है तो बताओ, इस लड़की को बाद में दूंगा, पहले तुम्हें ही पनिशमेंट देता हूँ। मैनेजर डर गया और बोला, सॉरी सर, हम आपको नहीं रोकेंगे, आप जाइए। विक्रम तुरंत ही मुस्कान को अपने साथ लिए क्लब से बाहर आ गया। मैनेजर उन्हें जाते हुए देख रहा था और मन में बोला, ना जाने इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों होता है। भगवान, इस बच्ची को बचाना। आजकल के लोग कितने निर्दयी हो गए हैं, उन्हें जरा भी गरीब लोगों को दया ही नहीं आता। मैनेजर दिल का अच्छा था, इसलिए उसे मुस्कान के लिए बुरा लग रहा था। मुस्कान की हालत को समझकर ही तो उसे जॉब पर रख लिया था, पर वह अभी किसी से लड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि वह भी तो एक छोटे से क्लब में मामूली सा मैनेजर था। वह भला क्या ही कर सकता था, और वह अपनी नौकरी को भी दांव पर नहीं लगा सकता था, क्योंकि उसके लिए यह नौकरी बहुत जरूरी थी। इसलिए चाहकर भी वह चुप रहा और मुस्कान की हेल्प नहीं कर सका। पर उसे मन ही मन बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो रहा था। वही विक्रम मुस्कान को अपनी गोद में लिए अपनी कार की तरफ बढ़ गया और तुरंत ही बैक सीट का डोर ओपन कर मुस्कान को उसमें बिठाया और खुद जाकर उसके बगल में बैठ गया। मुस्कान अभी भी अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए थी और उसकी आंखें अभी भी रोने के कारण लाल थी। कार में बैठे थे ही विक्रम ने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया और कुछ ही देर में ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ा दिया। मुस्कान अपनी नजरें नीचे झुकाए बैठी थी। विक्रम की नजर जब मुस्कान पर गई तो एकदम से उसके हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। विक्रम के अचानक ऐसे खींचने से मुस्कान घबरा गई। वह अपनी घबराए हुए नजरों से विक्रम की तरफ देखने लगी,
तो विक्रम उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए बोला, अब चुप हो जाओ। अब तुम क्यों रो रही हो? अब तो मैंने तुम्हें बचा भी लिया है। फिर किस लिए आंसू बहा रही हो? अपना ये गंगा जमुना बहाना बंद करो। क्योंकि मुझे इस तरह रोने वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे स्ट्रांग और दूसरों से लड़कर उन्हें जवाब देने वाली लड़कियां पसंद है। मुस्कान ने जब ये सुना तो वह शॉक्ड थी। वह सोचने लगी थी कि विक्रम ये सब उसे क्यों कह रहा है। पर फिर वह अपनी सोच को लगाम लगाई और धीमी आवाज में बोली, ठीक है सर, अब मैं नहीं रोऊंगी। विक्रम ये सुन तो बोला, गुड गर्ल, काफी समझदार हो तुम। बस इसी तरह मेरी बात मान लिया करो। मुस्कान बस छोटे बच्चों की तरह अपना सिर हिला दी। तभी विक्रम कुछ सोचते हुए उससे पूछा, सिर्फ तुम ही जॉब करती रहती हो? तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? ये सब काम तो उसे करना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब करना, ना कि तुम्हारी। उसने तुम्हें मना नहीं किया ऐसे जगह पर जॉब करने से। उद्धरण चिन्ह। इस तरह से आज विक्रम के पूछने से मुस्कान जब विक्रम की बात सुनी तो वो चुप हो गई। वो कुछ बोल नहीं पाई। भला वह कैसे बोलती कि उसका हस्बैंड तो इस दुनिया में है ही नहीं जिसे वो बोले जा रहा है। वह अभी दुनिया में है नहीं तो उसके बारे में वह क्या ही उसे बताती। और जब वह था भी तो उसने कभी भी मुस्कान को अपनी बीवी नहीं माना था और ना ही कभी उसकी कोई केयर किया था। मुस्कान को इस तरह चुप देखकर विक्रम उसे देखते हुए बोला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं तुमसे कुछ पूछा हूँ। पर विक्रम के पूछने पर इस बार भी मुस्कान कुछ नहीं बोलती। ये देखकर विक्रम अपने मन में बोला, लगता है इसका हस्बैंड इसे बहुत टॉर्चर करता है और वहीं इसे जबरदस्ती काम पर भेजता होगा। हाँ, यही होगा, तभी यह अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बता रही। इसलिए वह चुप रहता है। फिर कुछ सोचते हुए वह बोला, वैसे क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ काम करता है? मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। विक्रम की बात सुनकर मुस्कान धीमी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता। विक्रम ने जब ये सुना तो चौंक गया। वह हैरानी से मुस्कान की तरफ देखा और बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हें नहीं पता? What you mean तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? मुस्कान धीमी आवाज में बोली, वो मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही विक्रम ने ये सुना तो वह बिल्कुल शॉक्ड हो गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो तुरंत ही उसे कंफर्म करने के लिए बोला, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। मुस्कान विक्रम की पूछने पर धीमी आवाज में बोली, वो मेरे हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है और अब इस दुनिया में नहीं है। विक्रम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वह मुस्कान के चेहरे की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे हस्बैंड क्या सच में इस दुनिया में नहीं है? मुस्कान अपनी नजर नीचे किए हुए थी। वो इसी तरह नीचे नजरें किए हुए धीमी आवाज में बोली, जी मैं सच कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी बात बोलकर मुस्कान की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। विक्रम मुस्कान को रोते हुए देखा तो उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। वो उसे चुप कर रहा था, पर न जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर एक अलग ही खुशी मिल रही थी। मुस्कान की कही बातें उसके अंदर की खुशी को बढ़ा दिए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों वह इतना खुश है, पर उसकी खुशी संभाले नहीं संभाल रही थी। वो अपने मन में बोला, क्या ये सच है या फिर मेरे कान बज रहे हैं? अगर यह सच्चाई है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुस्कान का हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ?
क्या सच में मैं मुस्कान में इंटरेस्ट लेने लगा हूँ? क्या मेरे लिए मुस्कान इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है? फिर उसे याद आने लगा कि कैसे उसके दोस्त मुस्कान को परेशान कर रहे थे। और ये देखकर विक्रम का खून खौल उठा था। वह दोस्त जो कि उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, जिनके लिए वह अपने मॉम डैड से भी लड़ जाया करता था, आज उन्हीं दोस्तों से वो गुस्सा हो गया था। वह भी किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ मुस्कान के लिए। मुस्कान उसके लिए उसके मॉम डैड से बढ़कर हो गई थी। यहाँ तक कि विक्रम ने तो मिताली से भी झगड़ा कर लिया था। और मिताली ने जब उसके दोस्तों के लिए कुछ गलत कहा था, तो पर आज विक्रम मुस्कान की तकलीफ को नहीं देख सका और अपने दोस्तों से लड़ गया। वो खुद हैरान था कि उसने ये कैसे कर दिया और क्यों किया। क्या उसके दिल में मुस्कान के लिए मोहब्बत है? क्या यही प्यार है? उसके मन में ये सब चल रहा था। पर मुस्कान का हस्बैंड नहीं है, ये जानकर उसे एक अलग ही खुशी मिल रही थी, जिसे वह लफ्जों में बयां नहीं कर पा रहा था। वही मुस्कान विक्रम के सीने से लगे बस रोए जा रही थी। मुस्कान रोते रोते ही कब बेहोश हो गई, उसे पता भी नहीं चला। वही विक्रम कुछ सेकंड तक जब मुस्कान की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं देखा, तो वह अपनी नजरें नीचे करके उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, मुस्कान? मुस्कान? फिर मुस्कान ने जब कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो वह अपने ड्राइवर से बोला, ड्राइवर जल्दी से कार को मेरे फ्लैट की तरफ मोड़ दो। ड्राइवर ने विक्रम की बात सुन तुरंत ही कार को उसके फ्लैट की तरफ मोड़ दिया। विक्रम ने कसकर मुस्कान को अपनी बाहों में जकड़ लिया और धीरे से नीचे झुककर उसके होठों पर किस कर दिया। वह मुस्कान के होठों पर हल्का सा किस किया था, पर एक सॉफ्ट किस उसके अंदर की आग को बढ़ा दी थी। उसका जी कर रहा था कि वह मुस्कान के होठों को प्रेस करते अपने होठों के बीच जकड़कर बेतहाशा चूमे, क्योंकि उसे मुस्कान के होंठ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। विक्रम ने खुद पर कंट्रोल किया और बोला, कंट्रोल करो कंट्रोल, अगर इस तरह से रहा तो कहीं ये फिर से डर ना जाए और अभी तो ये बेहोश है, कहीं ये होश में आ गई तो। पर अचानक ही विक्रम का दिल बेचैन हो उठा और उससे रहा नहीं गया, तो वह एक बार फिर से नीचे झुका और मुस्कान के होठों को अपने होठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कार रोकी, तब जाकर विक्रम ने मुस्कान के होठों को छोड़ा। अभी उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन दिखाई दे रही थी, पर अभी भी उसकी आंखों में मुस्कान को पाने की एक तड़प थी। उसने मुस्कान के चेहरे की तरफ देखा और प्यार से उसके होठों पर अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, अब से मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। पहले तो मुझे लगा था कि शायद तुम मैरिड हो और तुम्हारा हस्बैंड होगा, तो इस बार मैं किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं आऊंगा। चाहे उनके बीच कैसा भी रिलेशन हो, मैं कोशिश करूंगा कि उनके रिलेशन में सुधार ला सकूं। पर जब तुम्हारा हस्बैंड ही इस दुनिया में नहीं है और तुम अकेली हो और इस तरह से तुम्हें अपने ससुराल वालों का खर्चा उठाना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकता। अब से तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ या दर्द में नहीं देखने वाला। चाहे इसके लिए तुम मानो या ना मानो, पर अब से तुम्हें मेरा ही बनकर रहना होगा। आखिर विक्रम के मन में क्या चल रहा है? क्या विक्रम मुस्कान पर अपना हक समझने लगा है? क्या मुस्कान के दिल में भी विक्रम के लिए फीलिंग्स है, या फिर मुस्कान विक्रम के जाल में फंस जाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनना ना भूलें। मिस्टीरियस बिलियनेयर हस्बैंड।